हेलो दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक वाला जो एग्ज़ाम पहले हुआ है उसका प्रैक्टिस सेशन वाला ये वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं देखिएगा, क्योंकि इसके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा कैसा कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट ये आर्यंत का है, देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का है। 2020 के 16 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस, कोयला, जल गैस और पेट्रोलियम। इसका आंसर होगा जल गैस। यह सब मतलब ये जो है ना प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये प्राथमिक जो होता है ना प्राथमिक ईंधन, ये सब है और ये प्राथमिक ईंधन की सहायता से होती है। और दूसरा नंबर, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान्य होता है? सबसे कम किसका होता है? तो लकड़ी का होता है। पहले इनसे पता चल गया। बायोगैस है, अल्कोहल है, कोयला है, सबसे इसका आंसर होगा लकड़ी, क्योंकि सबसे कम न्यूनतम होता है लकड़ी का। प्रत्येक वह गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। इसका पहला ऑप्शन है दृश्य कोण, दूसरा है बी नंबर है अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। इसका आंसर होगा बी अवरक्त किरणें। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कोक, लिग्नाइट, चारकोल, अल्कोहल। सबसे भिन्न कौन है? इसका आंसर होगा अल्कोहल। और ये सब तो सेम ही है ना, ये अल्कोहल होगा। निम्नलिखित 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि यही है जो सबसे कम प्रदूषण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है? इसका आंसर हो जाएगा पहला तो पढ़ लीजिए 239, 235, 232, 239। इसका यूरेनियम होगा, क्योंकि नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई द्वार 7 नंबर क्वेश्चन है प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। इसका आंसर हो जाएगा पहला पढ़िए संलयन एवं विखंडन दोनों में समान, संलयन की अपेक्षा विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक, समय समय पर परिवर्तित। इसका आंसर हो जाएगा सी, विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक। तो इसके अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान गुना है। मतलब ये बोल रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान गुना है, मतलब बृहस्पति से कितने गुना है। इसका आंसर हो जाएगा सी 318। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान डैश गुना है, तो इतना ज़्यादा गुना होगा। सी नंबर 138। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है? मतलब सब में से सबसे न्यूनतम ग्रह किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा पहला तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए कितना होगा। पहला ऑप्शन है मंगल, अरुण, नेपच्यून एंड पृथ्वी।
और मंगल के पास तो 2 है। नेपच्यून के पास 14 है नेपच्यून। अरुण के पास इसके पास होता है 27 और नेपच्यून के पास होता है 14 और मंगल के पास 2, तो हो जाएगा कितना। अरुण के पास तो पता नहीं है, लेकिन सबसे कम होता है पृथ्वी का। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी, मतलब इससे कम किसी का नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक ही तो है ना उपग्रह, चंदा मामा, और किसी के पास तो है ही नहीं, एक ही इसके पास है, सबके पास अलग अलग ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा है पृथ्वी से। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है, मतलब कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है किलोमीटर। सबसे न्यूनतम इकाई है किलोमीटर। मतलब पहला है खगोलीय इकाई, मतलब ये सबसे कम किलोमीटर है। प्रकाश और जानते ही हैं, पारसेक जानते ही हैं, ये सब स्पेस का यूनिट हो गया, मतलब इकाई मापने वाला हो गया। पृथ्वी के बाहर का ही सब, लेकिन ये किलोमीटर जानते ही हैं। एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर प्रकाश अपतत है, जो कोण थीटा का मान है। मतलब ये 35 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा का मतलब थीटा का मान निकालना है। तो क्या करना होगा, ये 35 है ना, 35 पहले लिख दे, इसको बना देते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर इसको कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सी थीटा का मान क्या होगा। पहले नेमिंग कर दीजिए आप यहाँ पे। याद, ये कोण और ये कोण और ये कोण और थीटा का फाइंड, ये और इससे भी ना हुआ, थीटा का फाइंड निकालना है, थीटा का निकालना है। तो एंगल कोण MOA प्लस AON 90 डिग्री। OMA और AON 90 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हो गए। इधर आइए एक और, तो ये कितना दिया हुआ है 35 डिग्री प्लस AON निकालना है 90 डिग्री में। तो AON 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो गया 55 डिग्री, एक आ गया 55। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन इतने दूर में लिख रहे हैं क्योंकि कैमरा ऊपर नहीं जा पा रहा। नियम द्वारा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, पढ़िए इसमें मतलब कितना आया है 55 डिग्री। एंगल NOB इसका प्लस BOM डैश 90 डिग्री, 55 डिग्री BOM डैश 90 डिग्री।
BOM 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, आंसर आ गया 35 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री आ गया। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं नीचे। हाँ, देखिए यहाँ 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये भी और ये देखिए, ये क्रॉसपॉन्ड जो होता है ना, ये और ये एंगल सेम होता है। 35 आ गया। अब आगे अब इसकी अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 में क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं 12 में। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण को लाया जाता है प्रयोग में। मतलब बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि फोकस होता है ना, केंद्र किया जाता है बिंदु प्रकाश को केंद्र में, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक लड़का समतल दर्पण में 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के समान खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? इसको समझना पड़ेगा। आप इसको हम बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। पहले आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। इसको हम किस तरह लिखे? इस तरह लिखते हैं। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा देर के लिए इधर कर देते हैं, और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, ठीक है चलिए, इसको समझना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा समतल दर्पण, राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, दर्पण के सम्मुख वस्तु दर्पण से दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। ये तो डेफिनेशन हो गया। देखिए, समतल दर्पण के सम्मुख वस्तु की दर्पण से दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ये तो हो गया एक छोटा सा, मतलब इसका डेफिनेशन फार्मूला हो गया, मतलब उदाहरण हो, परिभाषा। अब बनाना है क्वेश्चन। लड़के की दर्पण से दूरी, मतलब 3 + 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, 4 मीटर लिखा हुआ है। 3 मीटर और 1 मीटर पीछे हटता है, तो पूरा हो गया 4 मीटर। अब आगे हो गया, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की
दूरी 4 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर। लड़के तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी 4 + 4 8 मीटर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तो डिफिनेशन ही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो डिफिनेशन ही है। और यहाँ लड़की के दर्पण से दूरी 3 था, आगे मतलब उसके सामने कितना था 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर सामने खड़ा था और पीछे 1 मीटर पर 4 मीटर हो गया। 1 मीटर पीछे प्रतिबिंब तो 4 हो गया और यहाँ पे था, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गया 4 मीटर। और लड़के तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी 4 + 4 हो जाएगा 8 मीटर। मीटर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। रेटिना का प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? मतलब रेटिना का प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो पहला है 1/10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20 सेकेंड। इसको ट्रिकी क्वेश्चन है, सबको याद रखिएगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? इसका पहला डायोप्टर, डिग्री, मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र किसके गुण का उपयोग करता है? मानव नेत्र किसके गुण का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा और उत्तल लेंस। एक समान मानव नेत्र की दृष्टि की परास है। पहला है अंत में 25 मिली, 1 किलोमीटर में से 25 सेंटीमीटर, 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर, अंत में 25 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा एक समान मानव के नेत्र की परास अंतत में 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका आंसर हो जाएगा अंतत 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये लिखा हुआ है, जब एक वर्गीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से किस चित्र में कौन से चित्र सही है? कौन सा चित्र सही है? देखिए आपको इसमें सेंस ये तो होगा नहीं, इसको याद रखिएगा। ये इधर से जाती है, ये सामने होती है, इधर से हो जाती है। इसका आंसर सी होगा। यही चित्र सही है और ये सब गलत है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इधर समाप्त कर देते हैं। बहुत क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परलिपिन दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा, कार में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा में बनती है? मतलब 1 सेकेंड में कितनी बनती है? तो इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा। इसका आंसर होता है 625 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। इसका हमेशा याद रखिएगा। सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है। जैसे ये हो गया, जैसे इसने पूछा है कार के हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है,
तो अवतल दर्पण हो गया। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया। अब आइए, एक व्यक्ति 4/4 ओम वाले सेल की श्रेणी क्रम से जोड़ता है, परंतु एक सेल की टर्मिनल उल्टा जोड़ता है तथा बाह्य प्रतिरोध 1 मीटर है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल वो 1/5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, तो प्रवाहित विद्युत का धारा माना होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब इसकी परिभाषा कीजिएगा। तो एक सेल का टर्मिनल उल्टा है, लिखा हुआ है इसमें, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात परिपथ में धारा का मान 0 होगा। एक उल्टा जोड़ा है ना, एक सेल तो सही जोड़ा है और एक उल्टा जोड़ा हुआ है, तो एक उल्टा जुड़ गया तो करंट ही पास नहीं होगा, तो 0 ना होगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इकाई लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके आंसर इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा 2 ओम, तीसरा 1/2, तीसरा है 4 ओम। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। प्रतिरोध तार की लंबाई, और ये क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है, 1/ρ/1/A1। तो नए तार की लंबाई क्या हो जाएगा, नए तार की लंबाई L2 हो जाएगा 2/L, 2/1। इस तरह लिखिए ना, L = L2 = 2L1, V1 = V2, A1L1 = A2L2 हो गया। यहाँ L1 हुआ और L1 हुआ, तो यहाँ A2 कॉमन ले लेंगे तो 2L1 हो जाएगा। तो A2 कितना निकलेगा, A1/2। ठीक है, A1/2 निकलेगा। उसके आगे हो जाएगा कितना, इतना आ गया। तब लिखिए, इधर आते हैं, नए तार का प्रतिरोधक रो न होगा, प्रतिरोध R'। तो
आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश रहो L/2 L/2 A/2 जितना पीछे आया था यह मान लिख दीजिए। रहो हो जाएगा L1 कितना आया था, इतना L2 आया था और ये कितना आया था A1/2 तो 4 इंटू रहो L1/A1 4 इंटू ये हो गया 1 4 आर हो जाएगा 4 ओम। इधर देख लीजिए एक बार, यहाँ सब लिख दिए हैं ना, ये फार्मूला होता है वहाँ से बना है, यहाँ पर नए तार का निकाला है यहाँ पर, और यहाँ के बाद यहाँ से सॉल्यूशन कर दिए। नए तार की प्रतिरोध कितना होगा इसी पे इसको फार्मूला पे बैठा दिया, 4 आ गया। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक, विद्युत विभवन है, विद्युत विभवन है मतलब कौन सी राशि, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ते हैं सदिश राशि, अदिश राशि, ना तो अदिश राशि ना सदिश राशि, कभी अदिश राशि और कभी सदिश राशि। इसका आंसर हो जाएगा बी, अदिश राशि। विद्युत विभवन है तो अदिश राशि याद रखेंगे, याद रखने वाला चीज है, याद रखने वाला क्वेश्चन है इसमें। एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ से बनी है होती है उसकी विशेषता, निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्चतम गलनांक। बी नंबर, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक और निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक और उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक और उच्च गलनांक होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, एक गैलोमीटर में गैलोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। पहला नंबर ऑप्शन है समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोधक जोड़े। बी नंबर है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक जोड़ने की। सी नंबर है श्रेणी क्रम में एक निम्न प्रतिरोधक जोड़ने की। डी नंबर है समानांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक जोड़ने की। इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक जोड़ने की। इसका आ गया, इसमें क्या करना होगा, एक 220 वोल्ट है, 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच में जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति कितना होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा 25 वाट। इसका हो जाएगा 25 वाट। इसको बनाना है तो बना देते हैं, फिर कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। मतलब कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, शक्ति कितना है 100 वोल्ट, तो पी कितना होता है V²/R, तो R कितना हो जाएगा पी V²/P, 220 इंटू 220/100 कटने के बाद ये सब कट जाएगा तो 22 इंटू 22 कितना होगा 448 स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा।
448 तो आ गया आंसर आर का। अब आगे वोल्टेज V1 कितना हो गया 110 वोल्ट। यहाँ आर कितना निकालेंगे V² बट्टा आर। पी निकालेंगे ना, पावर पूछ रहा था, पी पूछ रहा था ना, V² बट्टा आर। 110 इंटू 110 बट्टा 448 जितना निकाले थे, 448 जितना निकाले थे, काटिएगा तो पी आ जाएगा 25 और वाट, 25 वाट। ये जीरो नहीं है, 448 से आता है। यहाँ पे क्या निकाले थे आर, फिर यहाँ पे आर के जगह पर उसको रख दिया भी, वो बन गया। अब आते हैं इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 27वें क्वेश्चन, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक सम बाहु त्रिभुज बनाते हैं जिनकी इन दो शीर्षों के बीच प्रतिरोधक होगा। इसको फिगर से बनाना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला भी है, जानते हैं इसका आंसर जानते हैं इसका एक, जब इस तरह पूछे तो इसका सीधी सी बात है, पहले इसको फिगर बना देते हैं। ठीक, इसका फिगर बनेगा इस तरह। एक ट्रायंगल है, फिगर तो सही हमसे, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, ये हो गया 12 से 12 ओम 12 ओम 12 ओम। ठीक, तो इसको जब ये कोण और ये कोण खींचेंगे तो किस तरह बनेगा, इस तरह। ए और बी कोण खींचे हैं तो बना है 12 ओम 12 ओम और 12 ओम। तो सीरीज हो जाएगा ऊपर वाला 12 प्लस 12 ओम, और ओम कितना हो जाएगा 24 ओम। उसके बाद फिगर कैसे बनेगा, दोनों को तो जोड़ दिए ना, तो फिगर बनेगा ऐसा, 24 ओम हो जाएगा ये, और हो जाएगा 12 ओम। ये पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, मतलब समांतर क्रम यार इक्विवेलेंट निकालना है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ऊपर जितना होगा ना 24 इंटू नीचे 12 कर देंगे, उतना ही नीचे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये गुना करने पर हो जाएगा 288 बटा, इसको जोड़ेंगे 36, कट के 8 ओम आ जाएगा। देखिए इस तरह आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कितना आया 8। देखिए किस नंबर में है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आ जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एक आदर्श सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है। एक सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है आदर्श सेल में, तो इसका हो जाएगा 0 ए नंबर, क्योंकि आदर्श सेल में प्रतिरोध 0 होता है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है विद्युत संलयन या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। फ्राडे ने दिए थे, कितने सन में 1833 ईस्वी में दिए थे। और ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और मध्य उंगली किसकी ओर नियंत्रित करता है। ये पूछ रहा है बाएं हाथ का नियम जो मध्य उंगली किसके द्वारा नियमित करता है, तो नियमित करता है बी, धारा की दिशा। देखिए हम फिगर बना के दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और
फिगर था इस तरह इसका फ्लेमिंगो का। ये ऊपर था चालक पर बल, और बीच वाले इस तरह था ना, इस तरह, और ये उंगली हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया विद्युत धारा। तो कौन सा कुछ पूछ रहा, मध्यम उंगली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बीच वाले उंगली था विद्युत धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ये आज हमने पूरा बहुत की जो 2020 में आया था पेपर, उसको बहुत की पूरा बना लिए। इस पर कुछ 50-60 व्यू आ जाते हैं, तो हम इसके अगला खंड रसायन विज्ञान को बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। उसके बाद इसके गणित भी बनाएंगे। अगर नए भी आता है तभी हम इसके अगला खंड को बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि और अच्छा से कुछ किया जा सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कौन सी अच्छी चीज़ सुधार दे आपको अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि भाई फ़ोन से करना पड़ता है इसमें रिकॉर्डिंग, बहुत सारा टाइम लग जाता है इसमें। चलिए, इसके अगला पार्ट आपको अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में आपको देते हैं बनाकर। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा भाई।